नमस्कार फ्रेंड्स, बुक इन आवर फॉर होलिस्टिक हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने कुछ समय पहले एक नया प्रयोग किया है जो आप सभी को ज़्यादातर को बहुत पसंद आया। हमने उसमें स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हेल्थ के गहरे सीक्रेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और अब यह विचार बना है कि इस तरह की स्टोरीज आप तक आगे भी पहुंचती रहेंगी। तो आज दूसरा अंक उस स्टोरीज का, उन कहानियों का आपके सामने मैं रख रहा हूं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्टोरी का भी आनंद आएगा और स्वास्थ्य की वो गहरी जानकारी, वो सीक्रेट्स जो आमतौर पर नहीं पता चल पाते, ना बताए जाते हैं, ना समझे जाते हैं, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज की स्टोरी है टू ग्रेट फ्रेंड्स, यानी कि दो घनिष्ठ मित्र। दोस्तों, ये कहानी लगभग 70 के दशक की से शुरू होती है, जहां नॉर्थ यूपी के गांव में दो मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर करते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम मदन था, वो पढ़ाई में बहुत आगे है, बहुत अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता है। तो दूसरी ओर रमेश पढ़ाई में एवरेज है। रमेश की रुचि पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में है, क्योंकि उसके घर में बिजनेस होता है। पास के कस्बे में उसके पिताजी की बहुत बड़ी किराने की दुकान है। मदन के पिताजी हेडमास्टर हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और उनकी हेडमास्टरी घर में भी चलती है। नतीजा यह है कि घर में भी बहुत पढ़ाई पर जोर है और मदन उसको पूरा एंजॉय करता है, उस वातावरण को, और पढ़ने में होशियार है। ये लगभग उस समय से शुरू होती है कहानी जब वो 8वीं क्लास में थे, यानी लगभग 13-14 साल के दोनों दोस्त। और दोनों, जैसा गांव में उस समय था, कुछ हद तक आज भी है, कि शाम को, क्योंकि गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, शहर की तरह देर तक नहीं खाते, तो शाम को जल्दी खाना खा के, दिन छिपे खाना खाया जाता था, भोजन लेके, और दोनों नहर की पटरी पर, बगल में खेत है, लहराते हुए हवा, ठंडी हवा, शुद्ध वायु बह रही है, और दोनों टहलते थे। और टहलते टहलते दोनों की बातें होती थी कि भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो रमेश तो हमेशा ये कहता था, भाई मैं तो शहर जाके एक नया बिजनेस शुरू करूंगा और वहां के एक अच्छे इलाके में बढ़िया शानदार कोठी बनाऊंगा, जिसे देखने लोग दूर दूर से आएंगे। मदन दूसरी ओर कहता था कि यार मैं तो आईएएस या पीसीएस में निकलूंगा और एक अच्छा ईमानदार अफसर बन के देश की और समाज की सेवा करूंगा। तो दोनों में इस तरह से बातचीत चलती थी। इसी तरह समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, और आखिर मदन ने अपनी मेहनत से, अपने अथक परिश्रम से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में क्वालिफाई कर लिया और उसकी पहली पोस्टिंग कोलंबो यानी श्रीलंका में हुई। जब ये बात
रमेश को पता चली, वो इतना खुश हुआ कि उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और पूरे गांव को ऐसा लगा कि रमेश के घर में ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हुई है। और सारे गांव में इस बात की मिसाल दी जाने लगी कि भाई दोस्ती हो तो ऐसे, दूसरे के खुश से इतना खुश होना, यह है एक आजकल के देखें तो बहुत रेयर सी बात है, मगर उस जमाने में काफी कॉमन थी। रमेश ने भी अपनी बात को पूरी तरह से फॉलो करता रहा, अपने सपने को पीछे लगा रहा, और वो भी आखिरकार एक दिन बगल के शहर में, अच्छा बड़ा शहर था, वहां उसने सबसे पॉश इलाके में बहुत शानदार कोठी बनाई। और वाकई में उसकी कोठी देखने लायक थी। उसकी जो शान और शौकत थी, उसका जो लॉन था, वो आसपास के लोग देखते थे। समय बीतता गया, दोनों मित्रों में संपर्क तो बना रहा बराबर, चाहे वो टेलीफोन, चाहे वो पत्र हो, और बाद में तो फिर ये सब मीडियम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गए, दोनों का संबंध बना रहा, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मदन तो अक्सर फॉरेन असाइनमेंट में ही रहते थे। खैर, अब वो समय आया जब रमेश की बेटी छाया बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, उसके लिए शादी की बात भी तय हो गई। तब रमेश ने मदन से फोन पे कहा कि ऐसा सुन भाई, तुम कहीं पे भी पोस्टेड हो दुनिया के किसी कोने में, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें छाया की शादी में आना पड़ेगा और कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी लेके आना। मदन ने कहा ठीक है, अपनी बेटी की शादी में नहीं छुट्टी लूंगा, नहीं आऊंगा तो और कब आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। लगभग 6 माह बाद इस बात के उसकी शादी हुई, बिटिया की, छाया की। और मदन पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आया अपने परिवार के साथ, और बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया, बहुत एंजॉय किया। वर्षों बाद सबसे मिलना हुआ, सारे मित्रों से और बाकी मित्रों से भी और रिश्तेदारों से वगैरह से, बहुत अच्छा रहा। जब शादी हो गई और बारात भी विदा हो गई, सब लोग थक्के चूर हो चुके थे। होता ही है ऐसा शादी में कि सब लोग, विशेष रूप से लड़की वाले, तो सब लोग सो रहे थे। मदन भी वहीं रुका हुआ था, उसी कोठी में। अचानक रात को कुछ शोर शराबा हुआ। मदन दौड़ के गया तो देखा रमेश अपनी छाती पकड़े बैठा है और उसको पसीना आ रहा है। मदन समझ गया कि जरूर कोई हार्ट अटैक जैसी कोई बात है। उसने तुरंत घर वालों से कहा तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए और जहां अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हो उस अस्पताल में इनको ले जाइए। बहरहाल बहुत जल्दी रमेश को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां के जो उस शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उपचार शुरू किया। रमेश को आईसीयू में दाखिल करा दिया। और राहत की बात यह रही कि उनकी जो हृदय रोग था वो अर्ली स्टेज में था, तो दवाइयों से काबू में आ गया। कोई प्रोसीजर आदि करने की जरूरत नहीं पड़ी। करीब 5 दिन आईसीयू में रहकर उन्हें नॉर्मल प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। प्राइवेट रूम में जब शिफ्ट कर दिया गया तो मदन तो बराबर साथ ही था, अस्पताल में ही था। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके बगल में एक कमरा अपने लिए बुक करा दिया और घर वालों से कहा भाई मैं तो यहां रहूंगा अपने मित्र के पास, तुम लोग आते जाते रहना, मैं तो छुट्टी पर हूं, मैं तो यही काम के लिए आया हूं।
घर वालों ने कहा ठीक है। तो इस तरह से वो वहां रहने लगे बगल बगल। लगभग तीसरे दिन की बात है, आईसीसीयू से आने के बाद तीसरे दिन, जब रमेश काफी नॉर्मल महसूस कर रहा था और दोनों दोस्त बैठ के चाय पी रहे थे, दोनों अकेले ही थे कमरे में, तो रमेश ने एक बात छेड़ी। कहने लगा, यार कि ये अचानक तुम्हें क्या पहले से कुछ हृदय रोग का कुछ था, कुछ मामला, कुछ बीमारी ऐसी थी? मदन ने पूछा। रमेश कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे को कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तुम्हें डायबिटीज तो रही है वर्षों से, और ब्लड प्रेशर भी रहा है। बोले हाँ ये रहा है, मगर दवाइयों से शुगर भी कंट्रोल रहता है और बीपी भी लगभग कंट्रोल रहता है, मदन ने कहा। फिर मदन बोला, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया था, एक तो इतने मेहमान आए थे सैकड़ों, और शायद कहीं ना कहीं अपनी प्यारी बिटिया को विदा करते हुए मुझे दुख तो हुआ। फिर हंस के बोला मदन, तुम्हारी तो बेटी नहीं है ना, तो तुम्हारे तो बेटे ही हैं दोनों, तो तुम तो नहीं समझ पाओगे। मदन बोला, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत तो समझता हूँ। फिर बोला, ऐसा है तुम्हें यार ये बीमारियां इतनी कैसे हो गई? तुम तो गांव में, मुझे याद है, तुम तो बहुत एक्टिव और साहब क्या कहते हैं, रोज टहलने जाना, कसरत करना, दंड बैठक लगाना, और खाना भी तुम्हारा पूरा बहुत ही ऐसा था, सभी लोग कहते थे भाई। तो फिर ये अचानक ये सब क्या बताऊं यार, रमेश ने गहरी सांस भरते हुए कहा। ऐसा लगता है शहर में आके जो काम धंधा और बिजनेस और ये सारा कोठी बनाना, ये सब करना, इन सब में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा तो मुझे फर्क आया मेरे जीवन में, और ये चीजें थोड़ी छूटी भी हैं। मदन बोला, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र है 52 साल, 52 ईयर्स, और मेरी है 51 ईयर्स, लगभग एक सी है। ईश्वर की कृपा से मैं आज भी कोई दवाई नहीं लेता, मुझे जरूरत नहीं है, ना मुझे डायबिटीज है, ना शुगर है, और ना मुझे और कोई रोग है। और तुम देख ही रहे हो, वजन भी मेरा ठीक ही है। तुम्हारा तो वेट बढ़ा हुआ है ही। रमेश बोला, हाँ बढ़ा तो हुआ है वजन। शायद ऐसा हो सकता है कि हेरिडिटी का रोल हो, क्योंकि मेरे पिताजी को डायबिटीज थी, बाद में शुरू हुई थी जब वो 60 प्लस हो गए थे, और मदर को मेरे ब्लड प्रेशर था। हालांकि हार्ट डिजीज तो किसी को नहीं थी दोनों में से। मदन हंस के बोला, यार मेरे पिताजी को डायबिटीज भी थी, ब्लड प्रेशर था, और मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। तो जीन्स के मामले में तो मैं तुमसे नीचे ही हूं, मेरा तो ज्यादा गड़बड़ है जीन्स का। हाँ ये बात तो है। इतने में ही बात आगे बढ़ती कि घर वाले आ गए खाना लेके, और बात वहीं खत्म हो गई। खैर, फिर लगभग 10 दिन बाद मदन को कॉल आई अपने डिपार्टमेंट से कि उन्हें थोड़ा पहले ही ज्वाइन करना पड़ेगा। उन दिनों स्वीडन में उनकी पोस्टिंग थी, इंडियन एम्बेसी स्वीडन की। तो उन्होंने कहा आना तो जाना तो पड़ेगा। तो जाने से एक रात पहले रमेश ने मदन को भोजन पे बुलाया, रात्रि के भोजन पर, और दोनों ने खूब हंसी मजाक किया, खूब चुटकुले, पुरानी बातें,
खूब ठहाके लगाए और उसके बाद दोनों आराम से अपनी बैठक में एकांत में दोनों बातें कर रहे थे। तब मदन ने बड़े प्यार से रमेश को देखते हुए बोला, यार एक बात कहना चाह रहा हूं, अब तो पता नहीं कब मौका मिलेगा। अब मैं जा रहा हूं अपनी पोस्टिंग पर, और वो बात ऐसी है कि वो एक मित्र ही दूसरे मित्र से कह सकता है। रमेश बोला, उत्सुकतावश बोला, अरे कमाल हो गया यार, तुमने आज तक ऐसी कोई बात करी ही नहीं जो मेरे हित में ना हो। बिल्कुल बेझिझक होके बोलो जो बात है। बात दरअसल ऐसी है, मदन ने कहा, तुम्हारी और मेरी उम्र लगभग एक सी है, जो उस दिन भी बात मैंने शुरू की थी। हाँ, तो फिर हेरिडिटी में तुमने देखा ही है, जीन्स के मामले में मैं तुमसे निचले ही उस पर हूं, मेरी जेनेटिक हेरिटेज, मेरी जीन्स का ज्यादा गड़बड़ है उस हिसाब से। मगर क्या कारण है कि मैं आज भी किसी भी बीमारी से, अभी तक तो, आगे की भगवान जाने, कोई मुझे बीमारी नहीं है, और तुम्हें डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और ये हृदय रोग की भी शुरुआत हो गई है। कभी तुमने विचार किया इस बारे में? रमेश ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, विचार तो नहीं किया, कुछ विशेष ध्यान भी नहीं दिया, बट अब तो जब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, अब मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता था डायबिटीज और बीपी तो हो ही जाता है सबको 50 के बाद। इस बात को सुन के मदन बोला कि देखो, तुम्हारी ये बात कि 50 के बाद तो डायबिटीज हो ही जाती है, ब्लड प्रेशर हो ही जाता है, यह अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो सही नहीं है। अभी भी गांवों के लोगों में, विशेष रूप से गांव के लोगों में, अभी भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उतना कॉमन नहीं है जितना कि शहर के लोगों में। और मैं विदेशों में जाता हूं, तुम्हें मालूम है, कई अनेक देशों में मैं रहा हूं, जहां के लोग 50 के बाद भी, 60 के बाद भी काफी स्वस्थ है। और तुमने शायद सुना हो, मुझे नहीं मालूम, एक ब्लू जोन्स नाम के एक कुछ ऐसी जगह है जिनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। मैं एक दो जगह पे गया हूं, जैसे ओकिनावा जापान, जब मेरी जापान में पोस्टिंग थी, मैं ओकिनावा गया, मैंने देखा वहां 90, 95, 100 वर्ष के लोग आराम से रह रहे हैं, खूब मजे से टहल रहे हैं, अपनी छोटी मोटी गार्डनिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठहाके लगाते हैं, गाने गाते हैं। उन लोगों में तो 90 के बाद, 100 के बाद भी कुछ भी बीमारियां नहीं है, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं बीमारियां। और इसी तरह की और भी पॉपुलेशन है जो मैंने नहीं देखी है, बट इकारिया है ग्रीस में, सार्डिनिया है इटली के पास, ऐसे बहुत सारी इनके ऊपर रिसर्च चली है, ब्लू जोन्स कहते हैं। इनमें लोग 90 के बाद भी स्वस्थ हैं। तो ये बात तो तुम्हारी मैं समझता हूं कि शायद ठीक नहीं है। रमेश बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बंद कर दिया। परंतु एक बात बताऊं, रमेश बोला, मैंने एक से एक बढ़िया डॉक्टर और एक से एक बढ़िया अस्पताल, इसमें मैंने कंजूसी नहीं करी। जो उन्होंने कहा, जो टेस्ट कराया वो टेस्ट कराया, जो दवाई बोली वो दवाई खाई। तो मैंने देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट नहीं किया। मदन धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, यार मैं यही तो बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं
बड़े से बड़े अस्पताल और बड़े से बड़ा डॉक्टर तुम्हें बीमारी में तो मदद कर सकता है, बीमारी से बाहर आने में करते हैं, बीमारी से आपको बाहर निकाल के लाते हैं, मगर स्वस्थ बनने में वो उनका उतना रोल नहीं है जितना तुम्हारे स्वयं का। स्वास्थ्य तो तुम अपनी मेहनत से ही प्राप्त करते हो। रमेश बोला, क्या मतलब? चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? डॉक्टर व अस्पताल क्या स्वस्थ बनाने के लिए नहीं होते? मदन बोला, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये हृदय रोग और बहुत इस तरह की जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, इवन आर्थराइटिस, है ना, और कुछ हद तक इवन कैंसर्स, इनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज क्यों? ये सभी बीमारियां काफी हद तक हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही ज्यादातर होती है, और एक साल में नहीं, वर्षों में, दशकों में। ऐसा नहीं है कि आज गड़बड़ करी तो कल। जैसे देर से भोजन करना और देर से सोना, फिर देर से उठना, बहुत ज्यादा खाना, भूख से ज्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, ये सब जो मॉडर्न, जिसको हम वेस्टर्न डाइट कहते हैं, वेस्टर्न डाइट जो वेस्टर्न कंट्रीज में खाया जाता है, वो सब उसी तरह का। सोने उठने का मैंने बताया ही, मदन ने कहा। इसी तरह से विश्राम ना करना, टहलना नहीं, बैठे रहना लगातार ऑफिस वर्क या जो भी बिजनेस का करते रहना, और उसी तरह से इन सब से भी ऊपर है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा तनाव लेना। तनावपूर्ण घटनाएं तो होती रहती हैं, बट उनको एक तरह से कहते हैं दिल पे लेना, उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। ये सारी चीजें बीमारी का मुख्य कारण है। इसीलिए ये बीमारियां बढ़ रही हैं, और जितने बड़े शहर है उसमें ज्यादातर ज्यादा है। और थोड़ा सा इंटीरियर में चले जाएं, गांव की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा जहां अभी भी लोग सो कॉल्ड पिछड़ा जीवन जी रहे हैं, वहां ये कम मिलती है। तो इसलिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं, तो इनका पूरा इलाज भी लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना नहीं हो सकता। बीमारी, दवाइयों से, गोलियों से, सर्जरी से टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है, वो जरूरी है, मगर वो टेम्परेरी होता है। जब तक हम उन चीजों में सुधार नहीं करते, तब तक उनका क्योर जिसे हम कहते हैं, या रिवर्सल जिसे हम कहते हैं, वो संभव नहीं हो पाता अक्सर। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने ऐसे डॉक्टरों के संपर्क में आया हूं, विदेशों में विशेष रूप से, यहां पे भी, और ऐसी पुस्तकें मुझे पढ़ने को मिली जिनमें इन बातों का जिक्र है। रमेश बोला, यार ये बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो मैं मान लेता हूं लाइफस्टाइल का रोल है, मगर मैंने अपने ऐसा कोई ज्यादा गड़बड़ भी नहीं करी लाइफस्टाइल में कि जो इतना मुझे ये सब हो गया। मदन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात का सोच समझ कर जवाब देना। ये बताओ, तुम्हें मीठे का शौक रहा है बचपन से, अभी भी है? अभी भी मैं देख रहा था तुम चुप चुप के मिठाइयां खा रहे थे। तो अब मीठे में क्या चीज का प्रयोग होता है? बोले चीनी का। सफेद चीनी का? हाँ, सफेद चीनी का। गांव में क्या प्रयोग होता था? बोले गुड़। रमेश ने कहा, गुड़, शक्कर या बूरा, और अब चीनी? हाँ। तुम्हें मालूम है, मदन ने कहा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान चीनी को एक ड्रग मानता है। जैसे ड्रग प्यूरिफाइड केमिकल है, ऐसे ही सफेद चीनी भी एक केमिकल है। उसको बहुत सारे डॉक्टर
एडिक्टिंग मानते हैं, यानी कि जैसे टोबैको से एडिक्शन होता है, निकोटीन होता है टोबैको में, वो कहते हैं शुगर इज द न्यू निकोटीन। रमेश आश्चर्य में पड़ गया, बोले अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मदन बोला आगे सुनो, तुम वर्षों से देसी घी और सरसों का तेल जो हम गांव में खाते थे उसकी जगह रिफाइंड ऑयल खा रहे होगे। रमेश ने कहा ऑफ कोर्स, मैं क्या खा रहा हूं, सारा शहर खा रहा है। मदन ने कहा मगर तुम जानते हो, आधुनिक रिसर्च ये बताती है कि ये रिफाइंड ऑयल हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और इवन कुछ रिसर्च तो इसको कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर के में भी इसका रोल पा रहे हैं। और अब तो कुछ डॉक्टर्स मुझे मिले, ऐसे डॉक्टर्स जो वापस से जो अनरिफाइंड क्रूड ऑयल है, जिसको हम कहते हैं क्रूड, यानी कि कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल जैसे इधर नॉर्थ इंडिया में अपन खाते हैं वो, या एक संतुलित मात्रा में देसी घी, और उसमें भी कई डॉक्टर तो देसी गाय का देसी घी विशेष रूप से इसकी जो है वकालत करने लगे, इस पर रिसर्च चल रही है। रमेश फिर आश्चर्य में आंखें फाड़ फाड़ के उसकी बात सुन रहा था। मदन ने आगे कहा, याद करो गांव में जो आटा हम खाते थे, तो जो भोलाराम की चक्की है वहां हम दोनों पिसवाने जाते थे, घर का गेहूं लेकर साइकिल पे रख के। रमेश बोला हाँ याद है, अच्छे से याद है। और जब वहां से लौट रहे होते थे तो बगल में हलवाई था, हलवाई के यहाँ घेवर बना होता था सावन के महीने में, तो हम घेवर खाते थे। बोले हाँ मुझे याद है। दोनों इस बात पर याद करके खूब हंसे। अब हम क्या खा रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो, मिल का पिसा हुआ आटा। मिल के पिसे हुए आटे में वो कोई भी तत्व नहीं है, ना तो उसमें फाइबर है, ना उसमें मिनरल्स बचते खास, ना विटामिन बचते, वो तो एक स्टार्च बच जाता है, वो खा रहे हैं, वो नुकसान देता है सेहत को। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो मैं समझता हूं कम से कम 10 या 15 ऐसी चीजें होंगी। रमेश गंभीर होते हुए बोला, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने गांव का प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन जो हमारे पुरखे जीते आ रहे थे हजारों वर्षों से, उसको छोड़कर मैंने ये शहर का आर्टिफिशियल और ये सब चीजें अपना ली, ये बाहरी चीजें या दिखाऊ चीजें करने लगा, सारा भोजन बदल गया, सारी सोच बदल गई, ये सब चीजें होती गई, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम ठीक कह रहे हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही बीमार होते चले गए, और उसका नतीजा ये आज हमारे सामने है। ये भी बताया रमेश ने बातों बातों में कि शुरू में मैं टहला करता था कम से कम रोज आधे से पौन घंटा, जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता गया, सोने उठने का टाइम गड़बड़ हो गया, टहलने का कोई ज्यादा टाइम बचा नहीं, और तुम्हारे अलावा, तुम्हारे से पत्र, तुम्हारे से चिट्ठी पत्री या फोन के अलावा बाकी सारे मित्रों से जो शहर में या गांव में थे, उनसे भी मेरा लगभग नाता टूट गया। ये सब कारण कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं कि मेरी बीमारी के पीछे रहे हैं। मगर फिर रमेश ने एक बात कही, एक प्रश्न पूछा, यार ये तो बताओ, मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के संपर्क में रहा हूं, अब भी हूं, और वो सब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे से मेरा इलाज करते हैं, उससे मेरी मित्रता भी है, मगर उन्होंने ये बातें मुझे क्यों नहीं बताई। ये जरूर कहा चिकनाई कम कर दो,
टहलना शुरू कर दो, थोड़ा टाइम से खाना खाओ, थोड़ा बहुत बताया, बट इस तरह से तो नहीं बताया जैसे तुम बता रहे हो, जबकि तुम तो नॉन मेडिको। मदन ने कहा ऐसा है इसके कारण है, वो भी मुझे डॉक्टर्स ने ही बताए। डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है जिन मेडिकल कॉलेजेस में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मदन ने कहा उन मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादातर एम्फेसिस जो है, जोर जो है वो क्योर पर है, कि किसी तरह से पेशेंट को दवाई से या प्रोसीजर से, सर्जरी से उसको क्योर कर, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए या मैनेज कर दिया जाए। प्रिवेंशन की बात पढ़ाई तो जाती है, एक विषय भी है मेडिकल कॉलेजेस में, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, मगर उसकी पढ़ाई, उसका जो एम्फेसिस है, उसका जो प्रभाव है छात्रों पर, वो बहुत ज्यादा नहीं टिकता, क्योंकि जो ग्लैमर है, ट्रीटमेंट का जो ग्लैमर है, सर्जरी का जो ग्लैमर है, वो उस सारी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई है उसको वो ढक लेता है। इसलिए डॉक्टर्स का ट्रेनिंग और उनका फोकस ट्रीटमेंट पर होता है, जो गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता। मगर प्रॉब्लम ये है दोस्त, पिछले 30-40 सालों में सारा सिनेरियो बदल चुका है डिजीज का। पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, यानी संचारी रोग मुख्य थे, और बहुत सारी बीमारियां थी जिनमें दवाइयों का, इनका बहुत रोल था, इन चीजों का। अब आ गई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि गैर संचारी रोग, हृदय रोग, डायबिटीज वगैरह जो हम चर्चा कर रहे थे, ये सब बीमारियां, ये है लाइफस्टाइल डिजीजेस। इनमें रोल तो है दवाइयों का और इन चीजों का, मगर मुख्य रोल जो है वो लाइफस्टाइल का है। मगर उनकी पढ़ाई तो वही चल रही है, उसी तरह चल रही है, पुराने ढर्रे पर ज्यादातर, इसलिए उनका इधर एम्फेसिस नहीं रहता। दूसरी बात, व्यस्त होते हैं, जो बड़े डॉक्टर हो जाते हैं, जो अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं, वो व्यस्त हो जाते हैं, उनके पास समय भी नहीं होता है, ना ही वो इतना ज्यादा अपने सब्जेक्ट के बाहर पढ़ पाते, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, मैं समझा, रमेश बोला। तो उसका मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये दवाइयां हैं या सर्जरी हैं या ये हैं, इनका मतलब ये कुछ खास इनका रोल नहीं है, ये इनकी भूमिका अब समाप्त हो गई है आज के परिप्रेक्ष्य में। मदन बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दवाइयों का, प्रोसीजर्स का, सर्जरी का बहुत जबरदस्त रोल है। कब है? इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में ये लाइफ सेविंग है और ये बहुत जरूरी है, और जो इनको कर रहे हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मगर क्योंकि अब डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनका प्रिवेंशन यदि किया जाए तो इमरजेंसी सिचुएशन भी कम आएगी। दूसरी बात, इमरजेंसी से निकलने के बाद, जैसे तुम निकल आए, इसके बाद उनसे, उन बीमारियों के उससे निकलने में, उनके चंगुल से लाइफस्टाइल का रोल बहुत जबरदस्त हो जाता है, और दवाइयों का और इनका रोल गौण हो जाता है। तो ये सीन बदल चुका है। फिर दूसरी बात एक और है, तुमने जो पूछा कि नॉन मेडिको होते हुए मुझे कैसे पता। भाई तुम्हें मालूम है, मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक रहा है बचपन से। तुम्हें याद है जब मैं 8-9 वर्ष का था तो गांव से ढूंढ ढूंढ के नॉवल पढ़ता था, जासूसी, छुप छुप के, रजाई में छुपा के। तो रमेश बोला हाँ मुझे याद है, और उस चक्कर में तेरी पिटाई भी हुई 2-3 बार, और दोनों इस बात को कह के हंसने लगे। फिर आगे रमेश ने पूछा कि यार एक बात बताओ, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, ऐसा तो नहीं है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, मैं भी तो वो पुस्तकें पढ़ सकता हूं, अभी का नहीं पढ़ सकता। मदन ने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हो, मैं बताता हूं तुम्हें, नोट करो कुछ ऐसी राइटर्स के और पुस्तकों के नाम।
सबसे पहले डीन ऑर्निश, डॉक्टर डीन ऑर्निश, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने एक ऐसी खोज करके दिखाई कि उन्होंने हार्ट डिजीज को, एडवांस हार्ट डिजीज पेशेंट्स में लाइफस्टाइल चेंजेस से, और लाइफस्टाइल चेंजेस भी कौन से, भारतीय योग पर आधारित, उससे उन्होंने रिवर्सल करके दिखा दिया, एंजियोग्राफी से प्रूव करके दिखा दिया। पूरी दुनिया में खलबली मच गई, आश्चर्य में आ गए लोग, डॉक्टर सारे। और उनकी जो है, उनका प्रोग्राम आता है, पूरे डीन ऑर्निश प्रोग्राम है उनका, वर्ल्ड फेमस। ऑर्निश डाइट चलती है उनकी, मेनली प्लांट बेस्ड डाइट है उनकी, होल फूड, यानी कि मुख्यतः शाकाहारी, नेचुरल शाकाहारी भोजन। और उनकी पुस्तक है बड़ी प्रसिद्ध, तुम मंगा लेना, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज नाम से उनकी पुस्तक है। एक और अद्भुत पुस्तक है उन्हें, लव एंड सर्वाइवल, वो भी मिल जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा डॉक्टर लैरी डॉजी को। लैरी डॉजी भी एमडी है, सब एमडी डॉक्टर्स हैं, प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, मुख्यतः अमेरिका के। उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, हीलिंग वर्ड्स, जहां उन्होंने प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कैसे हीलिंग, अलग अलग बीमारियों में कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, कैसे हीलिंग हो सकती है, यानी कि स्वास्थ्य के लाभ हो सकता है, उस पर अद्भुत उन्होंने पुस्तक लिखी है। एक और पुस्तक है उनकी, मीनिंग एंड मेडिसिन, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति का, किसी भी बीमारी का हम जो अर्थ निकालते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उस बीमारी के परिणाम होने में। हम क्या समझ रहे हैं उस बीमारी को या उस परिस्थिति को। और तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, वो भी हार्वर्ड के ही प्रोफेसर हैं। 40 सालों से मेडिटेशन पर, प्रेयर पर, स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च करे जा रहे हैं, सैकड़ों पेपर छपे हुए हैं उनके लीडिंग जर्नल्स में। तो ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है खाली विदेशी डॉक्टर ही कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर बीएम हेगड़े, वो भी इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं, और उनके पूरी दुनिया में भाषण होते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा अपने एम्स दिल्ली के, उनकी पुस्तकें हैं, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, अद्भुत पुस्तक है, हेल्दी एजिंग पर, यानी कि लंबा जीवन कैसे जिए। और ये दोनों ही आयुर्वेद को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, और दोनों इस बात को मानते हैं कि आयुर्वेद की जो लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद का जो जीवन जीने का ढंग है, वो अद्भुत है। रमेश बोला, यार तू तो बिल्कुल ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई प्रोफेसर बोल रहा हो। मदन ने हंस के कहा, यार मेरा जो काम है एम्बेसी में, एम्बेसडर, इनका कंसुलेट में रहना, तो मुझे लोगों से बात करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत बात करने की कला तो आई गई। खैर, रमेश बोला कि ठीक है यार, ये बताओ, तुमने तो अपनी जीन्स को मात दे दी, तुमने तो अपनी जो जीन्स तुम्हारे अंदर थी, अपने लाइफस्टाइल से, उससे अपनी जीन्स को मात दे दी। अब मैं तो फंस गया हूं बुरी तरह से, मेरे लिए क्या कोई उपाय है, या मैं ऐसे ही जिंदगी भर दवा गोली खाता रहूंगा और अस्पताल के चक्कर ही काटता रहूंगा। मदन ने उत्साहपूर्वक कहा मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है दोस्त, जब जागो तभी सवेरा। इन सभी डॉक्टर्स ने, जिनका मैंने नाम लिया, और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने हजारों लोगों को इन बीमारियों से रिवर्सल करके दिखाया, यानी कि इनसे बाहर निकाल के दिखाया। और इनके पुस्तकें हैं, इनके पेपर्स हैं, मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय शक्ति लगानी पड़ेगी। रमेश बोला, समय शक्ति लगाने को मैं तैयार हूं यार, इतना पैसा कमा लिया है, बेटे भी लायक हो गए हैं, बिटिया की शादी तुमने कराई दी, अब मुझे ज्यादा बहुत कुछ ऐसा नहीं करना है, तुम बताओ क्या करूं मैं। मदन ने कहा, देखो ये पुस्तकें तो तुम मंगा के पढ़ ही लेना और समझना, और जो बात हम लोग करेंगे, कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताई थी। एक तो अपने सोने का समय लगभग फिक्स कर लो, 10-10:30 के आसपास, उससे लेट नहीं। और भोजन
उससे कम से कम 3 घंटा पहले, और हल्का भोजन। डॉक्टर्स भी तुम्हें अब हल्के भोजन की सलाह दे रहे होंगे, वो करो। और सुबह को कोशिश करो सूर्योदय के थोड़ा पहले उठ जाओ, सूर्योदय से पहले, और डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर थोड़ा टहलो। हो सके तो भाभी जी और आप दोनों टहलो, कुछ बातें भी होंगी, कुछ घर परिवार की बात होंगी। उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा हल्का प्राणायाम करो। प्राणायाम आजकल खूब टीवी पर दिखा रहे हैं, किसी योगा स्पेशलिस्ट से सीखो, हल्के प्राणायाम करो, हल्के आसन करो, डॉक्टर्स की एडवाइस से और योग वालों की एडवाइस से। और तुम तो सक्षम हो यार, किसी योगा वाले को घर पे ही बुला लो। तो रमेश बोला, हाँ यार, एक हमारी कॉलोनी में आते हैं, एक बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, योग के अच्छे जानकार हैं, मुझसे 1-2 बार दुआ सलाम भी हुई है, उन्हें बुला लूंगा मैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, योग करो। और देसी और प्राकृतिक, लोकल, सीजनल, नेचुरल ही भोजन लो। यानी कि जो अपने इलाके में उगता है, जो उस सीजन में होता है, और जितना हो सके नेचुरल फॉर्म। ये सभी डॉक्टर बड़े बड़े यही कह रहे हैं, ये भोजन लो। और जैसा तुमने खुद ही कहा है, अपने को थोड़ा सा बिजनेस में उसमें उसको देखो, बेटे की मदद करो, सब कुछ करो, बट उससे थोड़ा सा डिटैच होके थोड़ा सा कुछ अच्छी पुस्तकें, कुछ स्वाध्याय करो। तुम्हें याद होगा बचपन में हम मंदिर जाया करते थे, पंडित जी से चर्चा करते थे, जो कुछ बताते थे वो समझ में तो आता नहीं था। तो अब तो हम जीवन काफी निकल गया है, तो इस तरह के अगर तुम्हारी रुचि हो, जैसे उदाहरण के लिए गीता है, मैंने स्वयं देखा है भगवत गीता में जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। रमेश चौंक के बोला, यार तू संन्यास लेने की तो नहीं सोच रहा? भाभी जी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? मदन हंस के बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी है। गीता पढ़ने वाले को संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तो उसमें, अर्जुन तो संन्यास लेना चाह रहा था युद्ध के मैदान से भाग के, उन्होंने कहा लेने दिया। उन्होंने तो कहा तू युद्ध कर, ये ड्यूटी है तेरी। गीता तो ड्यूटी पर बल देती है, ये लोगों की गलतफहमी है। और मैं तुझे बताऊं, भारत में तो जो पढ़ रहे होंगे, मैंने देखा है विदेशों में गीता के प्रति, विदेशियों में बहुत ज्यादा आकर्षण है, और ये बहुत ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवादित है। हो सकता है सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो, ऐसा हो सकता है, मुझे पक्का नहीं है। तो वो थोड़ा सा शुरू करो। तो इस तरह से धीरे 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 तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, मन शांत होगा। ये सब चीजें करोगे तो वो डॉक्टर ही तुम्हारे जो मित्र हैं वो भी आश्चर्य करेंगे, वो भी कहेंगे कि भैया ये जो है, ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई रमेश भाई, हमारी दुकान बंद कराओगे क्या? तो ऐसा वो कह सकते हैं। रमेश भी हंसा, बोले नहीं नहीं, ऐसा तो खैर किसी की दुकान नहीं बंद होती, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। बहरहाल रमेश ने फिर गंभीर होते हुए कहा, यार मदन, तूने मेरे को सब जो बताया है, ये सब जो तुमने मुझे समझाया है, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि इसी तरह हम बातें करते रहें, डिस्कस करते रहें। बट तुझे तो सुबह फ्लाइट पे जाना है, और तूने इतना कुछ मुझे बताया है, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे बहुत बड़ी फीस दूं, इनाम दूं। मदन बोला, ठीक है, एक ब्लैंक चेक लिख दो, मैं अपनी मर्जी की रकम भर दूंगा। इतना सुन के रमेश हंसने लगा, और दोनों खूब जोर से हंसे। और उसके बाद दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, काफी देर तक गले लगे रहे। और जब मदन वहां से निकला तो दोनों की आंखें भीगी हुई थी। तो इस तरह से साथियों, ये दो मित्रों की कहानी मैंने आपको सुनाई।
आप समझ गए होंगे इस कहानी का जो मर्म है, जो इसका एसेंस है, वो यही है कि दवाइयों से, गोलियों से, डॉक्टरों से निश्चित मदद मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर, बीमार होने पर उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। मगर जब तक हम अपने जीवन शैली को, अपनी जीवनचर्या, जिसको आयुर्वेद में कहा ऋतुचर्या, दिनचर्या, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक इन बीमारियों से बचना और होने के बाद वापस आना पूरी तरह से संभव नहीं है। और जो पुस्तकों के मैंने नाम लिए, पुस्तकें हैं और भी हैं, बुकीनार में इनमें से ज़्यादातर पुस्तकों का मैंने विवेचन किया है, बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आगे भी फिर इसी प्रकार की कहानियों के द्वारा हम आपस में मिलते रहेंगे और स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।